स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर् राजनीति कैसी होती है, इसको तो प्रिंट यहीं से मिलेगा। पत्रकारिता कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए और कैसी हो रही है, कितना बड़ा हो सकता है? इस ज्यादा बड़ा नहीं है। दौर में हमने उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म तक लाने की कोशिश करने की आप कहिए हिमाकत या जुर्रत या एक कोशिश शुरू की है। आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा को, और जो लोग सचमुच पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता नहीं होने देना चाहते हैं, कोशिश शुरू की है। और जो पत्रकारिता को धनिकों की गोद में बैठा हुआ नहीं देखना चाहते, यदि उनका साथ मिलता रहा तो हमारी कोशिश थोड़ी सफल हो सकती है। प्रवीण दत्ता ने सालों पत्रकारिता को दिए और अब वो राजकाज.न्यूज के जरिए पत्रकारिता के क्या आयाम गढ़ना चाहते हैं, उसे कहां ले जाना चाहते हैं और पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता की सेवा किस तरह से करना चाहते हैं, ये बताएंगे खुद प्रवीण दत्ता। सबसे पहले आप सभी आए हुए सज्जनों का स्वागत इस हॉल में नहीं, स्वागत इस होटल में नहीं, स्वागत उस स्वप्न में जो मैं और मेरी टीम देख रहे हैं। हमारा सपना है एक कहावत को गलत साबित करने का। वो कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये चना भाड़ फोड़ेगा। जो वर्तमान परिस्थिति मीडिया की, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हम क्या करेंगे वो जरूर कहूंगा। राजकाज.न्यूज बिल्कुल जैसे अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी, वैसे अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। अंग्रेजी में कहूं तो फोकस्ड है। हम जो समाचारों खबरों के नाम पर कचरा फैला हुआ है, अंग्रेजी में कहते हैं क्लटर, वी विल कट दी क्लटर। हम कचरा नहीं परोसेंगे, नहीं दिखाएंगे, खबरें कम दिखाएंगे, कम बताएंगे, लेकिन ठोस दिखाएंगे, बहुत अच्छी खबरें दिखाएंगे। मैंने जगदीश जी से एक चीज सीखी। सर औपचारिक तौर पर मीडिया में मेरे बाद में आए, और मैं जब इनके साथ जुड़ा 2008 में, तो इस गलतफहमी में जुड़ा था कि इनसे क्या सीखना है, इनको तो सिखाना है मीडिया। लेकिन साल भर में ही मुझे महसूस हुआ कि नहीं, इनके पास सिखाने को इतना कुछ था कि मेरी मीडिया के बारे में जो दृष्टि थी वो बिल्कुल बदली। और मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा इनसे। सरकार के बारे में सकारात्मक बात कहना, लोग कह सकते, हो सकता है कहेंगे चमचागिरी है, लेकिन ये मीडिया का फर्ज है कि वो बताएं कि आपके चुने हुए लोगों ने आपके लिए क्या किया है, और साथ ही ये भी बताएं कि क्या नहीं किया है। तो राजकाज.न्यूज ये दोनों काम जिम्मेदारी के साथ करें। हम जयपुर में लगभग 15 लोग हैं। आपने पेपरलेस ऑफिस सुना होगा। सर ये ऑफिसलेस ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे साथ मेरे काम करने वाले टीम मेंबर्स के दिमाग, उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल मेरे ऑफिस है। हम लोग रोजाना जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आप सिर्फ जोक्स भेजते हैं या गाने भेजते हैं या फिल्में देखते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे कार्यालय हैं, उन पर हमारा काम हो रहा है। ये नेट जिस पर आप फिल्में देख करके समय गुजारते हैं, उसी नेट को काम में लेकर हम वीडियोस पूरे राजस्थान से मंगा रहे हैं और सफलतापूर्वक एडिट करके अपलोड कर रहे हैं।
ये जो गैर जरूरी खर्चे हैं, कोविड काल की सीख है ये, कि आप ऑफिस लीजिए, उसमें एसी चलाइए, उसके अंदर चाय पिलाइए, ये सब नहीं हो रहा राजकाज न्यूज में। सब अपने घर में बैठ के शुद्ध खाना खाएंगे, शुद्ध चाय पिएंगे, पानी पिएंगे और घर के आराम से काम करेंगे, तभी बाहर निकलेंगे जबकि जरूरी होगा। अब मैं आपको ज्यादा वक्त ना लेते हुए साइट के बारे में कुछ बताऊंगा। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, उसमें समाचार आते हैं और सब कुछ है, तो इसलिए मैं उस सब के बारे में समय खराब नहीं करूंगा। मुख्य तौर पे आप देखें, अब सर आप इनको दिखाएं कि डिविजन्स जो हैं, हमने बहुत आसानी से ये रखा है कि जो जितने डिवीजन है, 7 संभाग है राजस्थान के, वो बहुत क्लियरली है। अब आप जयपुर संभाग पे अगर जाएं तो जयपुर को क्लिक करते ही आपको जयपुर के जितने जिले हैं वो सब दिख जाएंगे। ऐसे ही अगर आप जालौर पे जाएं, आपको जालौर की प्रॉपर खबर मिल जाएगी। ये एक बेसिक सिर्फ समाचारों का जो कि रूटीन है। अब मैं उस चीज पे आता हूं जो पहला एक्सपेरिमेंट है। इसमें आप एक सेक्शन देखेंगे, वो है ऑडियो फाइल्स। अब इस जमाने में जबकि लोगों के पास समय नहीं है कि वो पढ़ें या वो टीवी के सामने चिपक के बैठें या अपनी गर्दन को, रीढ़ की हड्डी को खराब करते हुए मोबाइल में ही झांकते रहें, उसका तोड़ हमने एक निकाला, ऑडियो फाइल्स। यानी कि समाचार आप सुनिए। मैंने जगदीश जी के साथ शुरू किया था, ये जब ईटीवी काम करते थे तब हमने चैनल लोग देखते थे, जगदीश चंद्रा साहब ने शुरू किया चैनल पढ़ो भी, पट्टियां चलाई। अब इनके आशीर्वाद से मैं शुरू कर रहा हूं, आप चैनल को सुनो भाई, आपको देखने की जरूरत नहीं, आंख मत थकाइए, गर्दन मत छुड़ाइए। और मैं उसका उदाहरण आपको पेश करता हूं। ये घर का पूत कुंवारा डोले जो अपनी ऑडियो फाइल है, इसको क्लिक कीजिए और चलाइए। नमस्कार, ऑडियो फाइल्स के इस अंक में आज हम बात करेंगे शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ तल्ख टिप्पणियों के बारे में। कोविड वैक्सीन मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से ये सवाल पूछा है कि एक तरफ तो वो अलग अलग फेजेस के अंदर, फेज 1 जिसमें फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया गया, फेज 2 वरिष्ठ नागरिकों को भी लगाया जा रहा है, अब फेज 3 में न जाने किनको मिलेगा। तो कोर्ट का कहना यह था कि एक तरफ आप जो कोविड वैक्सीन है भारत में निर्मित, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, इन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, दूसरे देशों को मुफ्त में मदद में दे रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत देश के जो लोग हैं, उन नागरिक हैं, उनको आप तरसा रहे हैं, फेज वाइज देकर के इस सब की पहुंच में नहीं है। कोर्ट का मानना था कि ये दोनों वैक्सीन जो भारत में निर्मित हैं, इन पर पहला अधिकार भारतवासियों का है और इसीलिए भारत सरकार को प्राथमिकता के तौर पर हर भारतवासी को कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाना चाहिए। तो आप लोगों ने सुना, ये समाचार बताने का एक नया माध्यम है। आपके पास मोबाइल है, आप रास्ते में ईयरफोन लगाइए कान में और आप समाचार सुन लीजिए, आपको पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है। एक जो नई जनरेशन है जो कि ईयरफोन्स के साथ लगातार देखी जाती है, ये हमने उनके लिए एक रास्ता निकाला है। कम से कम उनको समाचार के बारे में पता तो है। वो आलस जो अखबार के पन्नों को पलटने में होता है, या वो दर्द जो बुजुर्गों को मोबाइल में झांकने में या लैपटॉप तक पहुंचने में होता है, उससे निजात दिलाने का एक तरीका है। दूसरा, आप एक सेक्शन हमारा देखें। अगर आपको ये हमारा एक्सपेरिमेंट सुनने में ठीक लगा हो और ये खबर ठीक लगी हो तो आप मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं ताली बजाकर। ऑडियो फाइल्स के अलावा एक लाइव सेक्शन हमने रखा है। इसमें हमने जो बजट हुआ था उसको लाइव किया था। फिलहाल जो कार्यक्रम चल रहा है वो लाइव इस वक्त फेसबुक पर है, और हमारे जो तमाम संवाददाता हैं पूरे राजस्थान में, जयपुर के 32 जिलों में, वो तमाम अपने अपने फेसबुक पे इसको शेयर कर रहे हैं। तो अब आप रीच का अंदाजा लगाइए कि राजकाज अपने पहले दिन से किस रीच की तरफ बढ़ रही है। पर निश्चित तौर पे आज शुरुआत है। आप सभी लोगों के जो शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहूंगा। बात लंबी नहीं करूंगा, सिर्फ एक दो बातें और रखना चाहूंगा। संसाधनों के बगैर
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना बड़ा मुश्किल होता है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। संसाधन हमेशा सीमित होते हैं, कभी भी विपुल नहीं होते। इस हकीकत को सामने रखते हुए हमने ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया है। मैं अपनी टीम को बुलाना चाहूंगा और एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा उनसे। सबसे पहले केशव शर्मा, हमारे न्यूज एडिटर। आपका बृहद अनुभव है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने मुझे पढ़ाया भी है। मैं जब कैमरा का वीडियो प्रोडक्शन का स्टूडेंट था तब केशव शर्मा जी ने मेरी कैमरा की क्लासेस भी ली हैं और आज ये मेरे न्यूज एडिटर भी हैं। दूसरे नंबर पर आमंत्रित करूंगा मुकेश शर्मा जी को। मुकेश शर्मा किसी से छुपा हुआ नाम नहीं है। ये राजस्थान पत्रिका समूह में 16-17 साल तक लगातार हाई कोर्ट कवर करते रहे हैं और अब राजकाज.न्यूज के चीफ रिपोर्टर हैं ये। मुकेश जी और केशव जी, इन दोनों ने मुझे हिम्मत दिलाई कि मैं ये जो सपना देख रहा हूं उसको देख पाऊं। धन्यवाद मुकेश जी। इसके बाद जो नाम मैं लेने वाला हूं वो भी अनजाना नहीं है, आशीष पाराशर। ईटीवी के जनमंच कार्यक्रम में इन्होंने रिकॉर्ड बनाए एपिसोड्स बनाने के। मुझे लगता है दास्ताने जुर्म जो मेरा प्रोग्राम था उससे ज्यादा अगर एपिसोड किसी के बने थे तो जनमंच के ही बने थे। आशीष पाराशर हमारे इनपुट हेड हैं और पूरी स्टेट को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा अवनीश को बुलाऊंगा मैं। अवनीश न केवल मेरे भरतपुर संभाग के प्रभारी हैं बल्कि ये स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो कि जयपुर आकर के और विशेष स्टोरीज करेंगे। इनके बारे में सिर्फ इतना बता दूं कि कुछ दिनों पहले मुझे राजस्थान के पूर्व मंत्री का फोन आया और उन्होंने कहा, अरे भाई साहब ये किसको छोड़ रखा आपने? मैंने कहा क्या मतलब? बोले वो अवनीश आया था, कह के गया मैं प्रवीण दत्ता का चेला हूं, छोड़ूंगा नहीं। और उसने वो खबर दी जो कि अवनीश मांग रहा था। वेल डन अवनीश, कीप इट अप। प्रीति दादूबंदी ईटीवी से मेरे साथ नहीं और जगदीश जी के नेतृत्व में हम दोनों ने साथ काम किया। ये बरसों से जुड़ी हुई है, लेकिन की एक प्रतिभा है जिसका दोहन मैं करना शुरू कर रहा हूं, वो ये है कि सचिवालय बीट देखेंगे मुकेश जी के साथ। ऑल द बेस्ट प्रीति। राजकुमार सैनी, बहुत सिद्धस्त कैमरामैन। ईटीवी में शायद इन्होंने 17 साल काम किया और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष दानीच, ये ईटीवी में शुरू हुए थे कंट्रोल रूम, उसके बाद मेरे साथ न्यूज इंडिया में भी थे और अब जैसे ही इनको पता लगा कि मैं इस तरीके से राजकाज.न्यूज ला रहा हूं तो मनीष ने मुझे आगे बढ़ के फोन किया और बल्कि पहली खबर बिना बताए बना भी दी। ये राजेश्वर सिंह के पास गए और उनसे बोला ऐसा है दत्ता सर ये शुरू करें, संदेश दीजिए। और बाकायदा संदेश लेके मुझे वीडियो भेज के बोले सर ये पहला काम कर दिया, बताओ ज्वाइनिंग कब से? मैंने आ जाओ मुहूर्त के दिन, उसी दिन तुम्हारी ज्वाइनिंग है। वेलकम मनीष। मनीष और आशीष टीएचक्यू एंड जयपुर पुलिस कमिश्नरेट दोनों साथ में देखेंगे। ये इन लोगों की बीट है। तो मुख्य तौर पर सचिवालय, सारे कलेक्टर, सारे एसपी और जयपुर की पुलिस कमिश्नरेट अपार्ट फ्रॉम जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, these are our focus areas. Please watch out for us. पहले दिन ही एक खबर हमने, हमारे संवाददाता जो अजमेर के हैं नवीन वैष्णव, उन्होंने अपलोड किया आज खबर और ये खबर अभी मैं दिखाना नहीं चाहता हूं। इसके लिए आप घर जाके साइट पे जाइए और देखिए कैसे हमने वन विभाग की बखिया उधेड़ी है। बस आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग अपने कार्य में सफल हैं। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा जगदीश चंद्रा साहब से, जो सचिव में आए और अपना आशीर्वाद। आवाज आ रही है सर। आदरणीय सीनियर दत्ता साहब,
चांदी मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे ऐसे लगा मैंने नहीं ये वेबसाइट नहीं लॉन्च की। जब गवर्नमेंट की निष्ठा है उसका प्रेम कोई मैसेज आया बड़ापन भी हो गया मुझे याद किया कई दफा की आपकी उपस्थिति के बिना मेरा लॉन्चिंग अधूरा रहेगा। मैं इस भावना की तरफ करता हूँ करके दे सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इसको दिख नहीं रहा बहुत एक ब्रिलियंट पत्रकार थे। उनके दोनों फ्रंट पे अच्छे फ्रंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक में दोनों जगह इन्होंने अच्छा काम किया है। और अगर पारिवारिक मजबूरियाँ या और होम स्वीट होम नहीं हो जरूर तो दिल्ली में भी इनका बहुत बड़ा काम भी किया। लौट आए अल्टीमेटली ये रहता है भी आप लौट सके। किसी का पल 40 साल में आता है, किसी का 70 में आता है। और एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ये बात जीवन के बाद में नहीं होती। ये मैं लेट जसवंत सिंह मिनिस्टर उनकी बात कर रहा हूँ। वो क्या कि 70 के आसपास मंत्रालय वगैरह सब जीवन प्रकाश छू चुके तो गांव में आ गए कैसे उनका बस अब उनके छोड़ते थे वहीं लौटने की इच्छा होती जहाँ से चले थे। ऐसे पहला कदम आगे बढ़ाया था अब तो आ गए 40 नंबर में ही वापस लौट आया है स्वागत है और हमारे साथ और कांग्रेस में का काम किया अभी भी किसी किसी रूप में हमसे जुड़े ब्रिलियंट है हर तरह से हिंदी अंग्रेजी दोनों के कमांड बस अब थोड़ी सी कसर है केवल एक अपॉर्चुनिटी और लक उनकी सक्सेस है कमाइन ऑफ अपॉर्चुनिटी लक एंड हार्ड वर्क तीन चीजें दो चीजों पर पेमेंट का नियंत्रण है आगे पे किसी का नियंत्रण नहीं। तो मैं इनसे विश करता हूँ और विषय से कहता हूँ अच्छा पंडित देख के मूल कराओ कि यह वेबसाइट टेक ऑफ अच्छा हो इसका एडिटोरियल भी और क्योंकि आज देश में वेबसाइट की स्थिति है सबसे बड़ी चुनौती सबसे बड़ी कमी सबसे बड़ा चैलेंज गुना शॉर्ट कमी एक ही है कि वेबसाइट के पास रेवेन्यू नहीं चाहे वो इलेक्ट्रिक की वेबसाइट चाहे वायर है चाहे फर्स्ट इंडिया की है चाहे प्रधान होने वाली तो यानी क्या हुआ है कि फर्स्ट इंडिया का जिसने आविष्कार किया था जो आज सुपर हिट है हर तरह से सोशल मीडिया और आपका ये वेबसाइट का काम ये दोनों इंटरनेट सोशल मीडिया से कई तरह के बंधन आ गए आप देख ही रहे हैं तो एक अलग चैप्टर कि वो जो बंधन है और सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगाने वाला है उसके बाद में शायद कोई 5% खबर बचेगी जो उनके दायरे से बाहर होंगे जहाँ चाहे व्यक्ति अथवा सरकार वहाँ उस कानून का सहारा लेते हैं आपकी आवाज़ में किया जा सकता वो तो दूर है थोड़ा 15-20 दिन में बनेंगे कानून बनेंगे नोटिफाई होंगे 4-5 दिन लगते हैं तब तक का समय उड़ान होने की काफी फिर जो सबके साथ होगा राजकाज के साथ सबके साथ तो कुल मिला के क्या है बस कुछ ऐसी स्थिति है कि कुछ बड़े मीडिया हाउस कुछ दो चार रेवेन्यू मॉडल इसका सही नहीं है। इसकी पहली बात यह है जो बड़ा काम यहाँ खड़ा नहीं किया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वही खड़ा नहीं किया और जो लॉकडाउन का वरदान था वर्क फ्रॉम होम उसका इसमें उपयोग किया और बस पोस्ट कंटेनमेंट और साधनों के सहारे ही वेबसाइट आगे चलती है क्या है खबर चलती है वेबसाइट चलती है गवर्नमेंट से जो जंगी स्कूल में इन्होंने दिखाए पत्रकार वरिष्ठ गणेश ये खबर के लिए लड़ेंगे तो हम शुरू से हम कहते हैं खबर ही जीवन है तो
ये जो वेबसाइट है उसी का एक एक्सटेंशन है कि खबर छोटे पैमाने पे। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ सामने ये जो एक्सटेंशन है राजकाज वेबसाइट का, तो EEC या फर्स्ट इंडिया का जो नारा है खबर उसका एक एक्सटेंशन है। उसको लागू करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग साथ के साथ हैं। और ब्यूरोक्रेसी एक अच्छा सब्जेक्ट है। पहचान आपकी मुझे ऐसा आइडिया है 15 दिन में बन जाए, पहचान का स्पीकर आपके सामने। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडिया और आपकी वेबसाइट क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करें। अपनों का आदान कुल मिलाती है कि अभी क्योंकि आज इसका हुआ है थोड़ा सा जो बिजनेस पार्ट है, चाहे वो हमारी रिक्वायरमेंट 1 लाख क्यों ना साझेदारी, थोड़ा सा A1 सिस्टम फोकस करें, थोड़ा सा वेबसाइट का बात करें और अंडरस्टैंड करें आ जाए। और ये है कि अच्छा अभ्यास है, अवगत है। और सबसे बड़ी बात है कि वेबसाइट चलती है फैशन से, पैसे से नहीं चलती, HR से नहीं चलती। तो फैशन फूट के भरा उन्होंने माना कि अकेला जनाब भारत दिखाएगा, उन्होंने का सालन करना कुल मिला के मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीनियर दत्ता साहब को बड़ा करना ये रिपोर्ट जाना है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद हमें मिले, आपकी शुभकामनाएं हमें मिली। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज बहुत ही पावन पर्व है। मैंने पर्व की संज्ञा इसलिए दी कि हमारे बीच में जो विद्वान पत्रकारिता जगत के जिन्होंने एक अमिट छाप अपने जीवन में अभी तक जोड़ी है, भाई परवीन दत्ता जी, हमारे बड़े भाई परवीन दत्ता जी, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सर्वप्रथम उन्हें आज जो एक नया पौधा वटवृक्ष के रूप में ये लेके चल रहे हैं, उसकी बधाई देता हूं। ठाकुर जी उनको पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत तरक्की प्रदान करे, उन्नति प्रदान करे और बहुत बड़े मुकाम पे वो पहुंचे। हमारी संस्था ने अभी 27 फरवरी को बहुत बड़ा आयोजन ज्योतिष महाकुंभ एवं सम्मान समारोह के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में हमने 11 पुरस्कार पूरे भारतवर्ष से पत्रकारों को दिया। उसमें सबसे पहला पुरस्कार अगर किसी का नाम था तो भाई राजस्थान से परवीन दत्ता जी का, जिनको गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देके हमारी संस्था और मैं खुद पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी सौरभ राघवेंद्राचार्य महाराज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने उस कलम के सिपाही को अपने कर कमलों से आज, उस दिन तो ये कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज उनको ये गौरव पुरस्कार देके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि बहुत अच्छे व्यक्ति को मैं ये पुरस्कार देने जा रहा हूं। ठाकुर जी, आपकी ये जो आपने आज राजकाज एक टाइटल दिया है, इसके बीच में मैं एक पॉइंट आपको दत्ता साहब दे के जा रहा हूं। पत्रकार बंधु बेटे हैं, अक्सर आपने मेरी फेसबुक पेज पे देखा होगा, तो मैं कड़वे शब्दों में हमेशा जो भी सरकार हो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो उसके खिलाफ अगर मुझे लगता है कि इसके खिलाफ बोलना चाहिए तो मैं हमेशा बोलता हूं। तो उसके नीचे एक लाइन आती है, पहला कमेंट जो आता है कि महाराज श्री आप राजनीति में आपका क्या मतलब, आप क्यों राजनीति करते हैं। बड़ा दुख होता है, लेकिन वहीं पीड़ा भी ये होती है कि अगर योगी आदित्यनाथ अगर कुर्सी पे बैठ के राजनीति करता है तो वो राजनीति है, और मैं अगर संत छोटा सा हूं और राजनीति में को 2 लाइन अगर कटाक्ष कर दूं तो मैं फर्जी संत हो जाऊंगा या देशद्रोही हो जाऊंगा।
डॉक्टर प्रवीण दत्ता साहब, मेरी एक विशेष गुजारिश है, आप चाहे 7 दिन में ही एक एपिसोड विशेष आप आर्टिकल तैयार करें या एपिसोड तैयार करें कि हिंदुस्तान की राजनीति में संतों की संतों की जो विशेष भूमिका होती है उस पर टाइटल करें कि हिंदुस्तान की राजनीति में प्राचीन काल से संतों की जो भूमिका रही है उस पर मैं एक टॉपिक विशेष आपके साथ कार्य करना चाहता हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 लाइन आपके साथ जुड़ के कोई हिंदुस्तान को अच्छा मैसेज दे सकूं। धन्यवाद, आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं। ठाकुर जी आपके इस चैनल को बहुत तरक्की प्रदान करें। धन्यवाद। महाराज का हार्दिक सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस राजकाज.न्यूज समारोह में आपका अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे मित्र जो के साहिल साहब यहाँ बैठे हैं, ये हमारे बहुत खास हैं। और क्योंकि मैं प्रवीण ने जो अपना एक समाज बनाया है राजकाज.न्यूज का, मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, आज ही कुछ लोगों से मेरा परिचय कराया है। मैं सब उस टीम को अपने अंतर मन से, तहे दिल से मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये टीम प्रवीण के कंधे से कंधा मिलाकर काम करे और ऐसा काम करके दिखाएं ताकि हिंदुस्तान को एक छोटी सीमा हो जाएगी। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर निकल जाए। और मैं एक कहानी के साथ शुरू करता हूँ कि एक धार्मिक स्थान था, वहाँ सब लोग इकट्ठा होते थे। मैं कोई किसी समुदाय की तरफ नहीं जा रहा हूँ चलाकर, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि एक हमने फकीर देखा है, उस फकीर से हम कुछ सीखें ईश्वर के बारे में। तो कुछ लोगों ने उसको फकीर को जाकर के उनको नमन किया, उनसे ये इच्छा प्रकट की कि आप हमारे इस ग्रुप में आइए, हमारे समाज जहाँ हमारा धार्मिक स्थल है वहाँ पर आइए, हमको कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं तो बड़ा साधारण सा आदमी हूँ, आपने गलत आदमी से बात की है। तो उन्होंने एक तरफ जाकर कहा कि हर ऐसा आदमी जो इस तरीके से कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, इसका मतलब ये बड़ा पहुंचा हुआ आदमी। तो उन्होंने कहा इसको तो बुलाना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं कि महाराज आपको तो आना ही पड़ेगा। तो वो तैयार हो गए और उनके उस समारोह में पहुंच गए। तो उन्होंने कहा भाई आपने मुझको यहाँ बुलाया है तो बताइए मैं क्या बोलूं, क्या किस बात पर बोलना है। तो उन्होंने कहा साहब ये बताइए कि ईश्वर क्या है, ईश्वर है या नहीं है। तो वहां दोनों तरफ कुर्सियों पर जो आदमी बैठे हुए थे उन्होंने कहा बड़ा अच्छा सवाल है, तो मुझको ये बताइए। उन्होंने वापस सवाल को पलट के उनको कहा कि ये बताइए कि ईश्वर के बारे में कौन जानता है और कौन नहीं। एक तरफ की जो लाइन थी उस लाइन ने कहा कि साहब हम जानते हैं। ये नास्तिक नहीं पढ़ना है उनको, तो नास्तिक नहीं पढ़ने की दृष्टि से एक लाइन में कुछ लोग बोल गए, इसी तरीके से दूसरी लाइन में कुछ लोग बोल गए और कुछ ने कहा साहब हमको मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई फिर तो मुझे बुलाने वाली कोई बात ही नहीं थी, जो जानते हैं वो नहीं जानने वालों को बता दें। बात सीधी सी है, वो उसको बता देंगे तो ईश्वर के बारे में मालूम हो जाएगा। और वो मंच छोड़ करके चले गए। उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो बताते अपन ने ध्यान नहीं दिया। तो दूसरी समारोह में ये तय किया कि अपन ऐसा करेंगे कि पूरे बट जाते हैं कि आधे तो ये कहेंगे कि साहब हम जानते हैं, आधे कहते हैं हमें नहीं जानते हैं। तो वो तो उन्होंने अपने को कह दिया कि साहब हाँ ये आप इनको बता दीजिए।
तो फिर उसने सबने तय किया कि अपन सभी ना कर देंगे कि हम नहीं ना। उन्होंने जो वो गए पूछा भाई अब बताओ भाई ईश्वर के बारे में आपके क्या विचार हैं। उन्होंने कहा कि हमको वास्तव में कुछ पता नहीं ईश्वर है नहीं है क्या है। कि बात खत्म है, फिर क्या पूछना है जब आप ईश्वर को जानते ही नहीं है, ईश्वर के बारे में आपको जानकारी नहीं, तो फिर अपने को इस संबंध में बात ही नहीं करनी। ऐसे लोगों से बात भी करना बेकार। और वो वापस चले गए। तो मेरा तो इस संबंध में ये बोलने का था कि बहुत कुछ अच्छे वक्ता आपके यहाँ, क्योंकि पत्रकारिता में बहुत अच्छे विद्वान बैठे हुए होते हैं, और मैं अपने आप को बोलने के मामले में कुछ थोड़ा संकोच महसूस करता हूँ। फिर भी क्योंकि मुझे कहा गया है, तो मैं तुलसीदास जी की एक पंक्ति है कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, और अर्जुन लूटी गोपियां, विमल लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। यानी एक समय में वो अर्जुन जिसके बाण के टंकार से युद्ध स्थल में या आसपास में इतना माहौल हो जाता था कि ये कोई वीर का धनुष है, और वही एक ऐसा समय आया कि वो उसका धनुष धरा का धरा रह गया। तो यानी मैं कहता हूँ समय, ये समय है, समय बलवान भी होता है और परिवर्तनशील भी होता है, और परिवर्तनशील के अलावा चमत्कार भी दिखाता है। तो मैं इसको इसलिए दे रहा हूँ कि 18वीं शताब्दी के अंदर हमारे समाचार, बहुत पहले आपने देखा होगा कि ये समाचार चले कैसे। तो एक नाविक के जो नाव चलाते थे, एक देश से दूसरे देश जाते, तो नाविक जो होते थे वो समाचार लाके दिया करते थे कि फला जगह ये हो रहा है, फला जगह ये हो रहा है। लोगों को पता ही नहीं था कि क्या स्थान है, कौन सा है। व्यापारी जो व्यापार करने एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, वो आकर के बताते थे कि वो जगह ऐसी है, वहाँ ऐसे लोग हैं, ये रहते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं। और तीसरे यात्री, ये आपको मैं 18वीं शताब्दी से पहले की बात करता हूँ। लेकिन 18वीं शताब्दी में हमारे समाचार, और उससे भी पहले क्या था कि जब ये बादशाह और राजा लोग थे, तो इनके यहाँ ताम्र पत्र में या कपड़े से लिख करके भिजवाते थे एक समाचार, फिर वो हुए, और फिर इसके बाद में समाचार पत्र आए 18वीं शताब्दी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में समाचार चले, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंदर हमारा टेलीविजन आ गया। इस दूरदर्शन ने लोगों को बहुत कुछ एक चमत्कार दिखाया कि क्या ऐसा भी हो सकता है, इतनी दूर बैठा हुआ आदमी हमको साफ दिखाई दे रहा है। यानी अगर कोई मर रहा है तो उसकी अस्थि या जो दाह संस्कार हो रहा है वो हमको यहाँ मालूम हो रहा है। यानी उनको एक बड़ा अजीब सा उस समय लगा, लेकिन धीरे धीरे वो उससे फिट हो गए और वो हो गए। लेकिन अब वो समय भी निकल गया, और अब वास्तव में इस समय ने एक चमत्कार ये अब किया कि ये टेलीविजनों पर तो आपकी संदेह की दृष्टि इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनकी समाचारों को हम माने या नहीं माने, इन पर हम विश्वसनीयता बनाए या नहीं बनाए, क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खुद ही, अब जब उनकी विश्वसनीयता रही नहीं, तब एक सामान्य आदमी तो समाचार भी जानने की कोशिश करेगा और असलियत जानने की कोशिश करेगा। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अब ये इस समय के अंतराल में ये अब हमारी वेबसाइट जो है, ये एक कारगर साबित हुई है, जो कि समाचार और टेलीविजन हुए या अखबार हुए, वो तो 2 दिन की, 3 दिन की या उस समय की उस न्यूज को पहुंचाएंगे दूसरे दिन। लेकिन यहाँ तो ज्वलंत ये हो गया कि यहाँ तो ये घटना घट रही है, और इस घटना का ज्वलंत हम जो लाइव है वो हम दिखा रहे हैं। अब तो वेबसाइट तो वो काम करने जा रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी जो प्रवीण ने ये काम आज शुरू किया है, ये बहुत एक अच्छे समय में प्रारंभ कर दिया है। हो सकता है आगे चल के इसमें बहुत प्रगति हो और भी बदलाव आए, या इससे भी कोई और अच्छा संसाधन जुट जाए जिसके माध्यम से समाचार पहुंचाए जाएंगे।
लेकिन आज की तारीख में ये वेबसाइट जो है, जो इन्होंने आज आजकल.न्यूज़ ये प्रारंभ की है, ये बहुत ही मैं कहता हूँ सराहनीय इनका कदम है। और इनको इस कदम को जो ले लिया है, मैं चाहता हूँ कि इस कदम से पीछे नहीं हटें। वैसे आप सबको पता होगा कि ये वेबसाइट जो है, ये टिम बर्नर्स-ली, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था और 1990 के आसपास में इसका आविष्कार हुआ और 1991 में इसका इंट्रोड्यूस करा दिया गया, लोगों को बता दिया गया। तो ये इस विकसित प्रणाली के माध्यम से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि वास्तव में ये एक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रवीण के लिए बोल रहा हूँ और आप प्रवीण की टीम के लिए बोल रहा हूँ कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार साथ चलने का हौसला तो रखिए, बस एक बार साथ चलने का हौसला तो रखिए। मेहनत का तो रास्ते भी इंतजार। तो मैं प्रवीण मेरा ही नहीं है, आप सबका है। किसी का भाई है, किसी का कुछ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इस पर भी अपना स्नेह बनाए रखें और इसको बराबर सद्मार्ग पर रखें। तो एक और लाइन है कि यदि आप ऐसे समय आ जाए कि जब आपको लगे कि हम कहीं डगमगा रहे हैं, तो उस समय डगमगाने की जरूरत नहीं है। डगमगाओगे, समय आएगा। समय सबको तोलता है, सबको नापता है और इस समय में जो तुल गया और नप गया, वो समय उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, समय उसका साथ हो जाता है। तो मेरा कहना है कि हौसले के तर्कश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने का जज्बा जिंदा रखो। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ आप सब सफल हो और मेरी आवश्यकता के अनुसार मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूँ।